नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज के इस क्लास में मैं 50 वीडियो आपको व्याख्या सहित बताऊंगा। जीके जिसमें होंगे, इसमें जीएस भी होंगे और करंट अफेयर्स भी होंगे। अगर आपने बिहार टीआरई 3 का फॉर्म भरा है और अगर नहीं भी भरा है तो अभी भी वक्त है, 23 तारीख तक भर लीजिए। और उसी के संदर्भ में ये क्लास 2 है। पार्ट 1 हमने पहले ही दे चुका है और ये पार्ट 2 है। जो हमारे लिए ऑफलाइन है, आते हैं हमारे यहाँ, उसके लिए टेस्ट पेपर 18 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखेंगे समान अध्ययन के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लिपि शारदा लिपि का भाग नहीं है? गुरुमुखी, कश्मीरी, गुजराती या लहंधा? तो देखिए, गुजराती शारदा लिपि का भाग नहीं है, गुरुमुखी है, कश्मीरी है और लहंधा है। सवाल नंबर 2, ब्राह्मी से नागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या है? यानी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि आई है, तो कैसे कैसे आई है वो क्रम को बताना है आपको। तो क्रम को देखते देखिए, मैं सारे ऑप्शन को पढ़ूंगा नहीं, इसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है और आप भी बोर होते हैं। तो ऑप्शन आपके पास रखे हुए हैं, मैं सही जवाब बताता हूँ। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में हुआ उत्तरी ब्राह्मी लिपि, फिर हुआ गुप्त लिपि, उसके बाद सिद्ध मात्रिक लिपि और फिर हो गया कुटिल लिपि। फिर से एक बार समझें आप, उत्तरी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, सिद्ध मात्रिक लिपि, फिर कुटिल लिपि, तो इसके बाद आया नागरी लिपि। अगला है, निम्न देशों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? और जब भी आपको सही नहीं मिले उसे अंडरलाइन कर ले एग्जाम में भी, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, कभी कभी गलत करके बैठते हैं, जानते हुए भी गलत हो जाता है। तो हम देखेंगे देश और मुद्रा के सही क्रम को, कि कौन सा देश किस मुद्रा के साथ सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो भूटान का न्यूट्रलम है, ये सही है। म्यांमार का क्यात है, ये भी सही है। चीन का डॉलर तो नहीं है, चीन की मुद्रा डॉलर है क्या? नहीं है ना। ईरान का रियाल भी है, तो ये जो सी नंबर ऑप्शन है वो गलत है, चीन का डॉलर नहीं होता है। अब हम यह भी जान लेते हैं, तो चीन की मुद्रा है क्या। देखिए, भूटान का आपने न्यूट्रलम देख लिया, म्यांमार का क्यात भी देख लिया, चीन का डॉलर होता नहीं है, ये हमने कहा आपको। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, तो आखिर चीन की मुद्रा क्या होती है? तो देखिए, चीन की मुद्रा थोड़ा उच्चारण अलग है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आप भी देख लीजिएगा कितना इसका उच्चारण जटिल है। अब ये देखिए, चीन की मुद्रा है रोनिम बी, ठीक है। तो ये चीन की मुद्रा है। अब खुद आप समझ लीजिए कि इसका उच्चारण कितना अजीब टाइप का होता है। रोनिम बी ऐसे करके इसकी बॉ है, ठीक है, ये बॉ है, ये चीन की मुद्रा है। सवाल नंबर हम 4 देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 ये कहता है, उच्च शिक्षा पर 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण पर केंद्रित है। यानी उच्च शिक्षा पर जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो किस दृष्टिकोण पर केंद्रित है ना, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए जरा सा, फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है वो आईसीटी अभिविन्यास पर केंद्रित है, ठीक है। किस पर केंद्रित है? आईसीटी अभिविन्यास पर केंद्रित है। अब हम देखेंगे कि 10वीं जो पंचवर्षीय योजना रही थी वो कब से कब रही थी, थोड़ा ये भी आप जान लीजिए। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2002 से 2007 तक रही थी। देखिए, हमने कहा कि थोड़ा सा अलग आप देख लीजिए। आपने तो इतना देखा ही, 10वीं पंचवर्षीय योजना ये सही था आईसीटी अभिविन्यास पर, लेकिन आपसे ये भी तो पूछा जा सकता कब से कब था।
तो ये 2002 से 2007 पर था, ठीक है। और इसमें अब देखिए ज़्यादा नहीं जाऊंगा, इसका जो जीडीपी तय किया गया था ना, वो 8% के लिए तय किया गया था। अब इस पे इतना डिटेल पे जाएंगे तो फिर अभी सवाल ही बदल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे सवाल को। सवाल नंबर 5 है कि दिए गए भौगोलिक भू आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है। यानी यहाँ जो भू आकृतियां दी हुई है वो पहले दक्षिण में कौन है और अंत में आपको उत्तर की ओर जाना है। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले साउथ सैंडविच ट्रेंच आता है, फिर इसके बाद प्रोटो रिको ट्रेंच आता है, फिर जापान ट्रेंच आता है और है क्यूरिल ट्रेंच। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। साउथ सैंडविच ट्रेंच, प्रोटो रिको ट्रेंच, जापान ट्रेंच और क्यूरल ट्रेंच। मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लाया हूं ये ना समझे कि आपके एग्जाम के लिए नहीं, सारे के सारे लेवल वाले क्वेश्चन है। आज खुद देखेंगे कि जो आप इतना इजी समझ रहे थे ना, ये इतना आसान होता नहीं है। जीके जीएस कहां से पूछ देगा ये नहीं कह सकते, तो मैं आपके लिए लेवल वाला क्वेश्चन लाया हूं। सवाल नंबर 6 कि नीचे दो कथन दिए गए हैं उस पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि अर्थशास्त्र सरकार व अर्थव्यवस्था शोध प्रबंध है और जिसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौटिल्य को जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, एकदम सही बात है। ये अर्थव्यवस्था पर आधारित है, सरकार पर आधारित है, शोध प्रबंध है और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे लिखा भी है, जिसे हम कौटिल्य भी कहें। चंद्रगुप्त मौर्य का जो सलाहकार था जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं, है ना, कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। दूसरा कह रहा है ईसा पूर्व 3री शताब्दी से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में भू संपदा का अधिपत्य था। देखिए भारत में भू संपदा तो शुरुआत से ही अधिपत्य था। सरकार की आय का स्रोत भू राजस्व था। अब मुगल काल में भी देखेंगे तो भू राजस्व था। भू राजस्व तो शुरू से है भारत में। कौटिल्य ने कर संघर्ष संग्रह की पद्धतियों की मात्रा और संबंधित समस्याओं को प्रकट करता है, ये भी सही है। राजा के समस्त जमीन के रूपांतरण को, ये भी सही है। और कर नहीं देने वाले को मृत्यु दंड का भी प्रावधान था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो ये दोनों की दोनों बातें सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 7 कहता है कि भारत की निम्नलिखित कोलफील्ड दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर व्यवस्थित है। कोलफील्ड मतलब कोयला का जो क्षेत्र है वो दक्षिण से उत्तर की आपको व्यवस्थित करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो दक्षिण में देखेंगे आप सबसे पहले तो आपको मिलेगा नवेली कोयला क्षेत्र। क्या मिलेगा? नवेली कोयला क्षेत्र। और ये कहां पर है? तो ये है तमिलनाडु में। नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूं, आपको सुविधा होगा। एक हमने लिया, ये देखिए पहला हमने 4 लिया, 4 को हमने 1 माना। दूसरा कह रहा है सिंगरेनी। देखिए सिंगरेनी कहाँ है? तो सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश में। ये देखिए नवेली आपका तमिलनाडु हो गया और सिंगरेनी हो गया आंध्र प्रदेश में। सिंगरेनी कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में। तो अब आप क्रम देखिए कि हमने 1 को लिया। अब देखिए गिरिडीह तो देखिए झारखंड में आ गया। हम यहाँ पर इसी में से चुनने का प्रयास करेंगे कि पहले ऑप्शन पर हमारा 4 होना चाहिए। तो देखिए 4 वाले ऑप्शन यहाँ है और यहाँ है, 2 तो छट गए। उसके बाद सिंगरेनी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ मिला हमारा? तो दूसरा जो हमारा होना चाहिए 2 का 1 होना चाहिए। ये देखिए है ना, 2 का हम, ये देखिए ये 1 नंबर पर रखे, 2 नंबर पर हम ये रखें। तो 2 में 1 यहाँ पर है, ये गलत हो गया। अब एक और देख लीजिए जो झिलमिली है, वो झिलमिली छत्तीसगढ़ में है और इसके बाद गिरिडीह जो है वो झारखंड में है। तो आपका सही क्रम हो गया 4 1 2 3। सवाल नंबर 8 की सूची का मिलान कीजिए। एक तरफ भारत के थर्मल पावर प्लांट है और दूसरी तरफ राज्य है। तो आपको देखना है कि रामागुंडम है ना, तो रामागुंडम किस राज्य में है? तो मिलान करेंगे हम। तो रामागुंडम, एक मिनट देखते हैं, रामागुंडम तेलंगाना में है। रामागुंडम कहाँ पर है? तो रामागुंडम है तेलंगाना में।
कि मैं साइज थोड़ी पतली कर लेता हूँ। रामागुंडम कहाँ हो गया? तेलंगाना में। इसके बाद मुद्रा थर्मल पावर जो है, मुद्रा है आपका गुजरात में। मुद्रा कहाँ है? गुजरात में है। और मेजिया थर्मल पावर आपका हो गया पश्चिम बंगाल में। मेजिया कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल में। और ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे बॉम्बे, ट्रॉम्बे बॉम्बे, ऐसे करके आप रख लीजिए, ये हो गया महाराष्ट्र में। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? 3 4 2 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सवाल नंबर 9 देखते हैं कि सवाल नंबर 9 में भी मिलान करने दिया है। अब क्या करना है? हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो चलिए हम मिलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तो पैसिफिक फिलिपाइन प्लेट, तो पैसिफिक फिलिपाइन जो प्लेट है वो मरियाना ट्रेंच में है। कहाँ पर है? मरियाना ट्रेंच में है। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा उटपटा आपको अभी अलग अलग आप देख रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन से पाला नहीं पड़ा होगा। अब आपको पढ़ रहा है तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन घबराइए मत, सब हो जाएगा। कोशिश करने से सब होता है। अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट ये अल्सूनियन ट्रेंच में पड़ता है। और ये देखिए इसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट ये पड़ता है आपका टोंगा ट्रेंच में। और पैसिफिक ओखोटस प्लेस आपका क्यूरिल कमाताचा ट्रेंच में पड़ता है। जो अब देखिए आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। मेरी थोड़ी सर्दी हुई है, गला भारी लग सकता है आपको, तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है। तो ये मत समझिएगा कि थोड़ा सा अटपटा सुनने में लग रहा होगा आवाज आपको, हो सकता है, क्योंकि मेरी आवाज इतनी भारी नहीं है। सवाल नंबर 10 देखते हैं। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया। बिल्कुल सही बात है, कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया है, एकदम सही बात है। दूसरा है कि पेशावर स्तूप और विहार की खुदाई में बुद्ध और कनिष्क की मूर्तियां मिली है, न कि इंद्र और ब्रह्मा की। देखिए ये दूसरा जो है ना वो गलत हो गया। मिली किसकी है? तो मिली है किसकी किसकी? तो बुद्ध की मिली है, इंद्र की मिली है, ब्रह्मा की मिली है और कनिष्क की भी मिली है। तो ऑप्शन देखिए दो पूरी तरह सही नहीं हुआ, क्योंकि सभी की मिली है। तो ऑप्शन 1 सही हो गया और 2 असत्य। तो आप खुद बोल दीजिए कि कौन सा सही है। तो 1 सत्य है, लेकिन कथन असत्य है। देखिए पहला तो सही है और कथन 2 असत्य है। सवाल नंबर 11 है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन से मुकाबला करने के लिए देश के 26 विपक्षी दलों ने इंडी अलायंस के नाम से गठबंधन बनाया था, जिसको उन्होंने इंडिया इंडिया कहा था। तो यही इंडिया, ये वाला इंडिया का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका सही जवाब है नेशनल। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है नेशनल इंडियन डेमोक्रेटिक इनिशिएट अलायंस। नेशनल इंडियन, देखिए यहाँ पर सी, यहाँ पर आपको सी देखिए दिख रहा होगा, है ना, आपको यहाँ पर सी दिख रहा होगा। तो ये आपको, रुक जाइए जरा सा, इसका मैं आपको मिला देता हूँ। इसका सी है, डेमोक्रेटिक नहीं होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज कर गया था। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, इनिशिएटिव नहीं है। इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई कोई आप शुरुआत करते हैं, जैसे कि आप कोई प्लांट बैठाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत के लिए तो इनिशिएटिव कहा जाता है। एक प्रकार का ना पहल नहीं होता है, वो पहल टाइप का हो जाता है, तो इसलिए इनिशिएटिव नहीं होगा। नेशनल इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस होगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। फिर से एक बार दोहरा लेंगे। और ये सुझाव किसने दिया था, एक बात और याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका सुझाव किसने दिया था? तो इसका सुझाव दिया था ममता बनर्जी ने। किसने सुझाव दिया था? ममता बनर्जी ने, ठीक है। और ममता बनर्जी कहाँ के हैं तो आपको सबको पता है, ये वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के सुझाव पर ये हुआ था। ये एक प्रकार का गठबंधन है, 26 विपक्षी दलों ने
और इसका बहुत सारा राहुल गांधी ने भी अपने देखा होगा रैली वगैरह निकाला था, वही वाली बात हो रहा है। तो इसका एक याद कर लीजिए, नेशनल इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक, चलिए सवाल 12 को देखते हैं। नेशनल मेरी टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया गया है? नेशनल मेरी टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया गया है? देखिए, हेरिटेज की जब बात आती है ना, तो हेरिटेज ये हमारी धरोहर की बात होती है। तो धरोहर आपको देखिए, जितने नाम आप देखिए, महाबलीपुरम में है, कालीकट में है, लोथल में, ओखा, सब जगह है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात हो रही है, तो ये हुआ है लोथल में हुआ है। कहाँ हुआ है ये? लोथल में हुआ है। और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। और लोथल एक प्रकार का बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप कि इसकी जो ये जो कॉम्प्लेक्स विकसित किया गया है, ये विकसित किया गया है केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी एवं जहाज जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। और इसमें सहयोग किया है गुजरात सरकार ने। अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर मेरी टाइम और नेवी पार्क क्लाइमेट थीम पार्क बनाया गया। इसके बाद यहाँ पर बनाया गया एडवेंचर और एम्यूजमेंट पार्क। और इसके बाद यहाँ पर बनाया गया है मेमोरियल थीम। सवाल नंबर 13 को देखते हैं कि 23 अगस्त 2023 का भारत का विक्रम लैंडर चंद्रमा के चंद्रयान 3 का दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। इससे पूर्व ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला और कितना देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन। तो देखिए, ये वाला जो कारनामा किया है ना, ऐसे तो देशों ने किया है, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर सिर्फ और सिर्फ भारत ने सफलता प्राप्त की है। और दक्षिण ध्रुव पर और किसी ने नहीं किया है। सवाल नंबर 14, इस पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ दसों नहीं, देशों पर विश्वास कीजिए। अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और संयुक्त राज्य अमीरात। इनमें से कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स में कितने देशों को शामिल करने की बात की है? तो ये जितने भी 6 देश है ना, इन सभी को शामिल करने की बात की गई है। इसमें अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, इस सारे के सारे शामिल होंगे। और इसकी सदस्यता कब से प्रभावी हो जाएगी? तो इनकी सदस्यता जो है वो प्रभावी हो जाएगी 1 जनवरी 2024 से। सवाल नंबर 15 को देखिए। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 2023 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी दाल को भारत दाल के रूप में बिकवाने का निर्णय किया है? अगर आप थोड़ा सा भी उल्टा हट के सोचिएगा ना, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अब कैसे मिल जाएगा? तो जरा सुन लीजिए कि अभी आप देख रहे होंगे कि राशन दुकानों में भी दाल बांटा जा रहा है। तो मान लीजिए ऐसे ही करके, जैसे भी याद करना हो, हमें याद करने से मतलब है। तो कौन सा दाल बांटा जा रहा है आप खुद देख लीजिए। तो कौन सा दाल? तो चना दाल बांटा जा रहा है। तो भारत दाल मान लीजिए चना दाल है। हो गया, खत्म बात। सवाल नंबर 16, वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य में विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.4%, 7.5%, 7.1% या 7.8%? तो इसका सही जवाब है 7.8%। सवाल नंबर 17, कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? यानी जो पंचायत है उसके लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, ये आपको बताने हैं। 27, 28, 29, 30। तो पंचायतों के लिए निर्धारित किए गए हैं 30 विषय। कितने विषय? यहाँ दाग गलत लग गया। ठीक है, पंचायतों के लिए निर्धारित कितने किए गए हैं? 30 विषय। मैं इसको सुधार देता हूं, ये होगा 30 विषय। ठीक है, चलिए सवाल नंबर, यहाँ तो डबल डबल 18 हो गया भाई। 1 मिनट रुकेंगे जरा सा आप। चलिए
कांग्रेस के एक अधिवेशन में मैं उसको भी बता ही देता हूँ, डबल हो गया तो क्या हो गया, देखिए इसको भी बता ही देता हूँ, एक ही आप रखें। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन, आपने कई एग्जामों में देखा होगा 73वां संशोधन। तो 73वां संशोधन में ये कहा गया है कि पंचायत की जो शक्ति है उसे लोकसभा, विधानसभा के चुनावों के समकक्ष, देखिए पंचायत में चुनाव होते हैं और आपने देखा होगा कि शुरू-शुरू में जो पंचायत का चुनाव हुआ था झारखंड में, तो मैं झारखंड की खास करके उदाहरण ले रहा हूँ, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो बैलेट पेपर पे हो रहा था और आपने लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव जब आपने देखा होगा, जो विधानसभा का चुनाव देखा होगा आपने, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट वोटिंग मशीन होता है ना, उस पर होता है। तो कहीं न कहीं जो चुनाव हो रहे हैं वो अलग-अलग, तो 73वां जो संशोधन कहता है कि नहीं इसको समकक्ष कीजिए, एक बराबर का दर्जा दीजिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। चलिए हम यहाँ से 19 को मान के चलते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। तो उस वक़्त गवर्नर जनरल और अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन-कौन से थे? और यहाँ देखिए आपको मिलान करना है और सही वाला खोजना है, ठीक है? कैसा वाला खोजना है? तो सही वाला खोजना है। ऐसा नहीं कि देखिए सबके सब थे, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं थे। तो आपको बताने हैं इसका सही जवाब। तो इसमें जो सही है वो है लॉर्ड विलिंगटन, और लॉर्ड जो विलिंगटन थे, है ना? लॉर्ड विलिंगटन बम्बई अधिवेशन में 1915 में भाग लिए थे और यहाँ बाकी जो दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है? बाकी जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत है और पहले मैं यहाँ क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है, ये तो मैं लिखना ही भूल गया, तो पहले मैं लिख लेता हूँ। बिल्कुल सही है, देखिए इसमें सही पूछा है, ठीक है? ये बिल्कुल सही है, देखिए लॉर्ड विलिंगटन जो थे 1915 में बंगाल के गवर्नर थे और बाद में 1931 से 1936 तक वो गवर्नर जनरल भी थे और वायसराय रूप में भी काम किए थे। तो यही एक व्यक्ति थे जो दोनों चीज में लिए थे, ठीक है? और कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। सवाल नंबर 20 देखते हैं कि नीचे दिए व्यक्तियों की सूची है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसको समय के आपको बताना है कि कौन पहले थे और बाद में कौन हुए, आपको बताना है। 20 नंबर का सवाल तो देखते हैं कि हम एक-एक करके। महात्मा गांधी कब हुए थे? तो महात्मा गांधी हुए थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन, ठीक है? 1924 में बेलगांव कर्नाटक जो है वहां से महात्मा गांधी, अभी हमें क्रम मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं कि जो इसके बाद हुई थी 1925 में, वो सरोजिनी नायडू थी। 1925 में कौन थी? सरोजिनी नायडू। देखिए यहाँ से सवाल बनते हैं, सरोजिनी सरोजिनी नायडू, ठीक है? उसके बाद कौन आए? 1925 हो गया, स नेहरू जी बने थे 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 में देखिए सरोजिनी नायडू ये हो गया, ठीक है? नेहरू बने थे 1929 में, 1929 में 1 मिनट। हुँ। महात्मा गांधी 1924 में, सरोजिनी नायडू 1925 में और जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो बने थे 1929 में। कौन-सा अधिवेशन था वो? लाहौर अधिवेशन था। फिर 1937 में बने थे वो लखनऊ अधिवेशन में और सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बने थे? 1931 में। कौन-सा अधिवेशन था? तो कराची अधिवेशन था। चलिए एक बार और आपको हम क्लियर करता हूँ। महात्मा गांधी 1924 में बने थे, बेलगांव अधिवेशन था। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू 29 में भी बने हैं और 37 में बने हैं। जो 29 में बने थे वो लाहौर अधिवेशन था और 36 में जो बने वो 36 में, 37 नहीं, 36 में जो बने वो लखनऊ अधिवेशन था और फिर एक बार और बने हैं, वो 37 में भी बने हैं जो फैजपुर अधिवेशन था। हाँ, इसलिए बार-बार मैं 37 भी, 36, 37 और 29
नेहरू था, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में। तो आपको क्रम से चलना है, तो हम क्रम से चलेंगे। पहले महात्मा गांधी, फिर सरोजनी नायडू, फिर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे नेहरू की। तो देख लीजिए, है ना, क्योंकि नेहरू भी तो 29 में बन चुके थे ना, इसीलिए 31 में आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनका क्रम बाद में हो जाएगा। सवाल नंबर 21, बीज की फसल उगाना या इंटरक्रॉपिंग क्या है? यह दो फसलों के बीच उगाने के मौसम के बीच का समय है। यह दो या दो से अधिक फसलों को यादृच्छिक रूप में यानी प्रोबेबिलिटी के रूप में मिलाकर उगाना है, या एक निश्चित पैटर्न में उगाना है, या फिर एक टुकड़े में फसल को पूर्व नियोजित क्रम में उगाना है। आपको यह बताना है 21 का सही जवाब। तो 21 का सही जवाब होगा दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति के पैटर्न में उगाना है। सवाल नंबर 22, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? और अगर आप 10th क्लास का एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो आपको वहां पर एक कहानी मिलेगी, ठीक है, 7 सिस्टर वाली कहानी। वो नदी घूमने जाती है एक मैडम दिल्ली से, उसमें आपको क्लियर लिखा हुआ है कि कश्मीर से पहलगाम में आपको लिद्दर नदी के किनारे आपको मिलेगा। कौन सी नदी? लिद्दर नदी। सवाल नंबर 23, निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? जॉन कार्टर, ग्रेग जॉन्स, जॉनी वेसमुलर, या इनमें से कोई नहीं? आपको टेनिस खिलाड़ी बताना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि जॉन कार्टर जो है, जॉन कार्टर रग्बी खिलाड़ी है। जॉन कार्टर, बार बार डॉन कार्टर जो है ये न्यूजीलैंड के रग्बी खिलाड़ी है। और रग्बी हम लोग किसको बोलते हैं? वो हम लोग फुटबॉल को बोलते हैं, ठीक है। डॉन कार्टर किसके हैं? न्यूजीलैंड के एक रग्बी खिलाड़ी हैं। दूसरा है ग्रेग जोन्स जो है वो फुटबॉल खिलाड़ी है। ग्रेग जोन्स जो है वो फुटबॉल खिलाड़ी है। तो फुटबॉल खिलाड़ी कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं, अमेरिका के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और दूसरा जो है ये, अब यहां देखिए आपका जो दूसरा है वो है जॉनी वेसमुलर, है ना। तो जॉनी जो वेसमुलर है वो एक फिल्म एक्टर है ना, ये फिल्म एक्टर है। ये खिलाड़ी थे लेकिन एक फिल्म एक्टर थे। इसका मतलब ये हुआ इनमें से कोई भी टेनिस खिलाड़ी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। चिश्ती दिल्ली में, हाँ, चिश्ती किसको बोलते हैं? तो जो इस्लाम धर्म के सूफी संत लोग होते हैं ना, उसको चिश्ती कहते हैं। अब आप देखिए सुहरावर्दी, तो सुहरावर्दी सिंध में, ठीक है। ओलिया, तो ओलिया जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं था, तो ओलिया था कहाँ? तो ओलिया कहाँ था? दिल्ली में। ओलिया कहाँ था? आपने देखा होगा निजामुद्दीन ओलिया, है कि नहीं। ये जो परंपरा चली है वो दिल्ली में चली है। और फिरदौसी बिहार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यानी इसके हिसाब से गलत। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? देखिए, मंत्री परिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा का जितना सीट है उसका 15% तक हो सकता है। ये कौन सा, आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम कहता है। यह है 25 नंबर का सवाल आपका। तो 25 नंबर का होगा 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ये कहता है कि देखिए अभी कितने हैं हमारे, तो ज्यादा से ज्यादा अभी 552 है ना। अभी कितने हैं? 552 सीट की बात कर रहा हूँ, लोकसभा। तो 552 में से 5 सीटों पर चुनाव नहीं है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वाला पाक अधिकृत कश्मीर है वो 5 लोकसभा क्षेत्र वही चला गया है। अब बचा कितना? तो 547।
अब 547 में से 545 पर चुनाव होते हैं और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सवाल नंबर 26 हम देखते हैं कि एमएसपी की बात करता है। ठीक है, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये निर्धारित करता है कि जो किसान है, मान लीजिए इस साल चना की खेती हुई, तो चना की खेती में मान लेते हैं 30 रुपए 80 रुपए भी तो चल रहे हैं चना की दाल। अगर सरकार ने एमएसपी रख दिया 70 रुपए, तो यानी जितना भी आपके पास अनाज है सरकार को आप 70 रुपए में दे सकते हैं। मार्केट में इससे ज्यादा में बेचना है तो बेच सकते हैं, लेकिन इससे कम में चना का दाल नहीं बिकेगा, और इसे ही हम कहते हैं मिनिमम समर्थन मूल्य। तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये सब जो आपको दिया गया है ये आप देख लें और बताएं ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा। सवाल नंबर 27 हम देखते हैं, इंडिया आफ्टर नेहरू किसने लिखी है? एक पुस्तक है इंडिया आफ्टर नेहरू, यानी इंडिया नेहरू के बाद। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है कुलदीप नैयर ने। किसने लिखी है? कुलदीप नैयर ने। सवाल नंबर 28, निम्न में से किसका निर्माण रांची के पठार से उद्गम नदियों द्वारा हुआ है? ये आप देख लीजिए, बूढ़ाघाट जलप्रपात, रांची की जो पठार से नदियां निकली उससे कौन सा बना है? हुंडरू जलप्रपात, सदनी घाट जलप्रपात या घघरी जलप्रपात। आपको ये बताना है कि ये किसके द्वारा, कौन सा जो ये जो है ना स्थलाकृति या उद्गम स्थल जलप्रपात का, वो रांची के पठार से जो नदियां निकली उससे हुआ है। तो ये हुआ है सभी के सभी, बूढ़ाघाट, हुंडरू, सदनी घाट, घघरी जलप्रपात, ये सारे के सारे रांची के पठार से जो नदियां निकलती है उसी से ये हुआ है। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में, कि जो रांची के पठार है ना वो खड़ी ढाल है, और यहाँ पर जो भी नदियां निकलती है उसमें बहुत सारे और भी जलप्रपात है, जैसे बूढ़ाघाट है, हुंडरू है, सदनी घाट है, घघरी है, दसम है, जोन्हा है, जिसको गौतम बुद्ध धारा भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, गौतम बुद्ध धारा भी पूछा जाता है। अब कह रहा है इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है? समाकक्षीय केबल, फाइबर ऑप्टिक, मॉडेम या उपग्रह। देखिए जो मॉडेम है ना उसी का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इसलिए उसको मॉडेम कहा जाता है। और आपने देखा होगा मॉडेम जो होता है ना कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं हम लोग, इंटरनेट के लिए। झारखंड राज्य गठन हेतु कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ? अब आप कहेंगे कि ये तो झारखंड का सवाल घुसा दिया। नहीं भाई, आखिर अलग तो हुआ है बिहार से ही ना, तो सवाल बदल सकता है ना, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था? हमने देखा है कि 15 नवंबर को 2000 ईस्वी में अलग हुआ बिहार से, लेकिन लोकसभा में पारित कब हुआ था? तो ये लोकसभा में पारित हुआ था 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। सवाल नंबर 31, अच्छा 31 तो सामान्य विज्ञान से आगे गया। अभी आपने जीके जीएस देखा, सामान्य अध्ययन, अब सामान्य विज्ञान से थोड़ा सा सवाल, जीएस। जब विद्युतिक ऊर्जा गतिज में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? उष्मा की कोई हानि नहीं होती, 50% उष्मा की हानि होती है। तो एक बात बताते हैं, ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है, आपने पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है ना तो हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, इसका सिर्फ रूपांतरण होता है। तो जब ऊर्जा नष्ट ही नहीं होती, ना उसे बना सकते, तो कोई हानि नहीं होगी। सवाल नंबर 32, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ था, यानी आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था? आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, जो धमाका करने के लिए आजकल
आतंकवादी लोग यूज करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आविष्कार हुआ था हेनिंग के द्वारा। सवाल नंबर 33, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। तो आपने अगर देखा होगा तो अधिकतर जो उर्वरक होते हैं ना वो नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को दरअसल नाइट्रोजन के रूप में डायरेक्ट पौधे लेते नहीं है, वो नाइट्रेट होते हैं। जो यूरिया, डीएपी, ये सब क्या है? नाइट्रेट है। सवाल नंबर 34, सुमेलित कीजिए, एसीटोन। एसीटोन का उपयोग किस चीज में किया जाता है? आपको यह बताना है एसीटोन। तो बताइए, मिलान कीजिए और बताइए। तो ये होता है नाखून पॉलिश मिटाने के लिए। आपने देखा होगा इसको, नाखून पॉलिश मिटाने के लिए एसीटोन का यूज करते हैं। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपने देखा ही होगा कि कार्बन जो डाइऑक्साइड होती गैस होती है, आपने अग्निशामक देखा होगा, आग बुझाने वाले सिलेंडर, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऐसे मिलान कर दीजिए। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड घाव को साफ करने के लिए किया जाता है। और द्रव अमोनिया जो है वो प्रशीतक है, यानी फ्रिज वगैरह में ठंडा करने के लिए या एसी में देखा होगा आपने, अमोनिया का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा होगा, 2 1 3 4, हाँ सी। सवाल नंबर 35 देखते हैं, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? मेटाटाइल्स, टाइल्स, टार्सल, मेटाकॉर्पल्स या कॉर्पल्स। आपको बताने कलाई की हड्डियों को, ठीक है, रिस्ट का जो बोन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मेटाकॉर्पल्स के नाम से। सवाल नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? अब पर्यावरण स्वच्छ की बात हो रही है तो कोई ना कोई अपघटक ही होगा। शैवाल लाइकन तो अपघटक है नहीं, प्रोटोजोआ लाइकन ये सब क्या है? ये सब सूचक है। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है, और जीवाणु और कवक जो होते हैं ये सड़े गले चीजों को खा जाते हैं, तो ये पर्यावरण को साफ रखते हैं। सवाल नंबर 37, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, यानी किसके साथ एजोला को मिला दें तो एक अच्छा सा उर्वरक हो जाएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। तो जब आप नील हरित शैवाल को, एल्गी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उसको मिला दीजिएगा तो एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाएगा। सवाल नंबर 38, ओम का नियम इसमें से बताना है। तो जब हम लोग मैट्रिक दिए थे ना, उसमें हम लोग पढ़े थे भैंसा बराबर सी आर। क्या पढ़े थे? भैंसा बराबर सी आर। तो चूंकि सी से कूलम होने लगा, तो इस कूलम को बाद में विद्युत धारा के रूप में, देखिए विद्युत आवेश को कूलम कहते हैं, और उसी कूलम को आप आगे बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, आवेशों का जो स्थानांतरण होगा वो विद्युत धारा के रूप में बदल जाएगा। तो भी बराबर अब क्या हो गया? आई आर, है ना? तो अब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सवाल नंबर 39 देखते हैं कि एक धारावाही परिनालिका की, धारावाही परिनालिका जिसमें से कोई चीज पार हो सके, उसमें में आपको सही कथन बताना है। तो देखिए, एक मान लीजिए पाइप ले लेते हैं, और जब आप उसमें चुंबक को पार करते हैं ना तो विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबक को पार करते हैं एक पाइप से तो क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो कच्ची लोहा है वो चुंबक का गुण ले लेगा, और इसके बाद ये क्षण चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा। और क्षेत्र रेखाएं स्वकेंद्रित भी, कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं स्वकेंद्रित नहीं होती है। मान लीजिए ये क्षण चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार बनती है ना, समानांतर क्रम में इस तरह, और इस पार से भी इस तरह। तो स्वकेंद्रित तो हुआ नहीं, तो 1 और 2 आपका सही हो जाता है। सवाल नंबर 40, मिलान कीजिए केवलार। अब आपको बताने केवलार क्या होता है। मैं 40 नंबर का सवाल आपसे जानना चाहता हूं, बताइए इसका
कि क्या होता है केवलार? आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? और नहीं तो मैं बता ही दूंगा। तो केवलार क्या है? तो केवलार एक है फाइबर। क्या है? केवलार क्या है? तो केवलार एक फाइबर है। और कौन सा फाइबर है? तो नेचुरल फाइबर नहीं है ये। और इससे आग जो जलता है ना, उससे जलने से बचाता है केवलार। अब दूसरा है टेक्सोल। क्या है? तो टेक्सोल आपको देखना है कि टेक्सोल जो है वो क्या है। तो टेक्सोल एक कैंसर रोधी दवा है। टेक्सोल क्या है? कैंसर रोधी दवा है। और जिंक फॉस्फाइड क्या है? तो जिंक फॉस्फाइड आपको सुनने में ही दवा जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है? दवा जैसा लग रहा है कि नहीं? तो जिंक फॉस्फाइड रोडेंट नाशी। अब सवाल ये उठता है, रोडेंट किसको कहते हैं? तो रोडेंट का हिंदी होता है कृंतक, जो कुतर कुतर के खाते हैं। चाहे चूहा हो, चाहे गिलहरी हो, और कोई जीव जो कुतर के खाते हैं उसको रोडेंट कहते हैं। उसकी एक दवा है जिसको बोलते हैं जिंक फॉस्फाइड। और नाइट्रोसेल्युलोज क्या है? तो नाइट्रोसेल्युलोज जो है वो एक प्रकार का विस्फोटक है ना? तो आपका क्रम कहाँ मैच किया जा करके? बी में। 40 का बी हो गया। सवाल नंबर 41, जेनेटिक्स निम्न में से किसके अध्ययन को कहते हैं? जेनेटिक्स। आप देख लीजिए कितना इजी सवाल है ये। जब हम अनुवांशिकता की बात करते हैं, जब हम जीन की बात करते हैं, जब हम डीएनए की बात करते हैं, तो ये इसके अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर अनुशासिकता, अनुवांशिकता और विचरण हो जाएगा इसके आंसर। सवाल नंबर 42, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? आपको फिर से मैं समझाता हूं, ठीक है? सवाल ये कहता है कि उल्टी हो जाता है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है? खा लिए हम तो हमारा लेट्रिन से निकलता है, मुंह से भी कभी कभी निकलता है, ये कौन करता है? तो एक बात याद रखिएगा, संतुलन का जो काम करता है ना, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? मान लीजिए कोई शराबी शराब पी के चल रहा है, वो डगमग डगमग कर रहा है, तो उस शराब ने उसका कहां पर असर डाला? तो उस शराब ने उसके मेडुला में असर डाला है, इसलिए वैसा वो लड़खड़ा रहा है। सवाल नंबर 43 है, पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, या चुंबकीय बल का? आपको बताना पारसेक। पारसेक की तरफ किसका मात्रक है? तो पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है। सवाल नंबर 44, पायरोमीटर किसके मापन के लिए किया जाता है? देखिए, जो थर्मामीटर होता है ना, वो मानव शरीर के तापमान के लिए बनाया गया है, लेकिन उच्च तापमान मापना हो आपको तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 45, कथन को देखिए। कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में, यानी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन की जो बंधुता है वो एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। यानी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो बढ़ेगा, ये कह रहा है कथन। और रीजन क्या कह रहा है? रीजन को भी देख लेते हैं कि किसी वर्ग में परमाणुक त्रिज्याएं समानता ऊपर से नीचे की बढ़ती त्रिज्या। देखिए, अब आप देख लीजिए कि मान लीजिए सोडियम 11 है, उसके बाद जो होगा वो 12 होगा, उसके बाद जो होगा 13 होगा, तो वो बड़ा हो रहा है नीचे की ओर, तो त्रिज्याएं तो बढ़ती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ कर रहा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बढ़ता है, ये गलत है। तो हम देखिए ए गलत है परंतु आर सही है। सवाल नंबर 46, हल्का जल इनमें से क्या जल से हल्का होता है? तो आपको ये भी याद रखना, भारी भारी जल किसको कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो भारी जल कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। भारी जल किसको कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। लेकिन यहाँ सवाल ये पूछा है, इनमें से क्या जल से हल्का होता है, यानी कौन है जो जल से हल्का है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपके बताना है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन जल से हल्का होगा। तो जो सोडियम होगा वो जल से हल्का होगा। सवाल नंबर 47, विंड पावर यानी वायु शक्ति
वे ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये किससे होता है? गतिज ऊर्जा से होता है। विंड मिल घूमता है, गति उत्पन्न होती है और उससे वो बिजली उत्पन्न होती है। सवाल नंबर 48, इसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 48 तक अगर आपने धैर्य बनाया तो बिल्कुल और धैर्य बना के रखिए। 2 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या रासायनिक नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। तो एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन नंबर ए में है। और एक बात आप याद रखिएगा कि एस्कॉर्बिक एसिड ही है जो जल में घुलनशील है, बाद बाकी कोई नहीं है। सवाल नंबर 49 का मिलान कीजिए। तो सवाल नंबर 49 को हम देखते हैं जरा सा, तो पाते हैं कि सवाल नंबर 49 में नीला थोथा आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नीला थोथा। तो मिलान कीजिए। तो नीला थोथा बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। खोजिए। तो खोजिए 4 कितने ऑप्शन में है? तो 4 है आपका 2 ऑप्शन में, बी और डी। अब एप्सम सॉल्ट या जिप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। अब कास्टिक सोडा की बात करते हैं तो कास्टिक सोडा हो जाएगा आपका सोडियम, है ना। सोडियम, एक सेकंड रुकिए। तो कास्टिक सोडा की हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। धोने वाला सोडा को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो हमने बेकिंग सोडा में लगा दिया ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मिनट मिला लें पहले। ये हो गया आपका 4, फिर एक सेकंड टाइम दीजिए, थोड़ा सा गलत हो जाएगा नहीं तो। 2 एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं, हाँ मैग्नीशियम सल्फेट को। तो हम फिर से एक बार मिलाते हैं, इस बार सही से। नीला थोथा हो गया आपका कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम देखेंगे जिसमें हमारा ऑप्शन हो 4 और 3। 4 और 3 शुरू में खोजिए। तो 4 3 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा हो जाएगा 1 और कास्टिक सोडा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो देख लीजिए फिर से। नीला थोथा को हम ब्लू भेट्रॉल भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नीला थोथा को ब्लू भेट्रॉल भी हम कहते हैं। इसके बाद जो बेकिंग सोडा होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें ये जो कास्टिक सोडा से इसको बनाया जाता है, इसलिए आप याद रखिए उसमें कार्बोनेट होते हैं। इस अब यहाँ जो नाम दे दिया है ना, यही यहाँ पर अगर दूसरे टाइप से नाम देता, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये दोनों के दोनों सोडियम बाइकार्बोनेट से बनते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग कार्बोनेट, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर केक बनाने के लिए। इसके बाद एप्सम सॉल्ट जो होता है उसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। और इसके बाद कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये धोने वाला सोडा है और ये खाने वाला सोडा है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो केक पावरोटी इस सब में डाला जाता है, जबकि कास्टिक सोडा जो होता है वो धोवन सोडा भी आपको नाम से मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही है। सवाल नंबर 50 देखिए, धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र। अब अभी हमने आपको क्या बताया? तो धोने वाले सोडे को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं कि नहीं। तो आपको खोजना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिल गया आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको ये देखिए, 1 मिनट आप सॉल्व रुकिए। देखिए, तो धोने वाले सोडा को क्या बोलते हैं? धोने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये देखिए, तो ये 50 क्वेश्चन थे, आपने देख लिया। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।